इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने टू डूज़ पेज के अंदर सस्पेंस का यूज़ करके डेटा की लोडिंग स्टेट को हैंडल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ, मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट कोशिश करिए, अगर हो पाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो भी ठीक है। अभी इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको स्ट्रीमिंग वाला कोड दिखाता हूँ, ठीक है? जो स्ट्रीमिंग इन नेक्स्ट.js हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने सस्पेंस का यूज़ करके हमने लोडिंग स्टेट को हैंडल किया था। तो ये हम किस केस में करते हैं? यहाँ पर हमारे एक ब्लॉग्स का पेज था। ये हमारा ब्लॉग्स का पेज है, ठीक है? ब्लॉग्स के पेज के अंदर हमने कुछ कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया था, जैसे कि व्यूज़ का कंपोनेंट, लाइक्स का कंपोनेंट और कमेंट्स का कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट्स को हमने इंपोर्ट किया था और ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स ब्लॉकिंग कंपोनेंट्स थे। यानी कि इन कंपोनेंट को रिज़ॉल्व होने में कुछ टाइम लग रहा था। यहाँ पर हम प्रॉमिस यहाँ पे आर्टिफिशियली इसको वेट करवा रहे थे, इसको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम इसको ब्लॉक करवा रहे थे, ठीक है? तो जैसे कि ये कंपोनेंट 5 सेकंड के अंदर ये रिज़ॉल्व होता था, ठीक है? दूसरा कंपोनेंट हमारा लाइक्स का है, ये 10 सेकंड के बाद ये एक तरह से रेंडर होता था और ये वाला कितने 15 सेकंड के बाद। तो इन सबको हमने एक सस्पेंस कंपोनेंट के अंदर रैप कर दिया था और फॉल बैक के अंदर हमने लोडिंग कंपोनेंट दिखाया था। तो जब हम किसी ऐसे कंपोनेंट को अपने पेज के ऊपर इंपोर्ट करते हैं, जिसको पूरा लोड होने में, पूरा रेंडर होने में कुछ टाइम लगता है, यानी कि वो एक ब्लॉकिंग कंपोनेंट होता है, तब हम सस्पेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है? मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो पेज है वही ब्लॉकिंग है। यहाँ पर कोई कंपोनेंट हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। हमारा पेज है वही मेन कंपोनेंट है, वही ब्लॉक कर रहा है क्योंकि इसी के अंदर हम एपीआई को कॉल कर रहे हैं, इसी के अंदर हमारी स्लो वाली एपीआई है। अगर यहाँ पर एक और स्लो एपीआई होती, मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे रख देता हूँ। यहाँ पर एक मान लो, ये हमारी एक स्लो एपीआई है, स्लो रिस्पॉन्स 1, इसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक? यहाँ पे 1 कर देता हूँ और एक स्लो रिस्पॉन्स और कर देता हूँ। इसका ड्यूरेशन मैं 3 सेकंड कर देता हूँ और एक दूसरा मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, इसका रिस्पॉन्स मैं 5 सेकंड में लेता हूँ या चलो इसको इसको 3 रहने देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है? ये 2 सेकंड में रिस्पॉन्ड करेगा और ये 3 सेकंड में रिस्पॉन्ड करेगा और इसका नाम मैं 2 कर देता हूँ, इसका नाम मैं 3 कर देता हूँ। मान लो कि हमें अपने कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर भी मुझे 3 करना होगा। यहाँ पर मैं अच्छा 3 नहीं करना है, यहाँ पर 1 करना है, ठीक है? यहाँ पर 2 करना है, यहाँ पर 2 करना है, ठीक है? और इस चीज़ को यहाँ पर रीनेम कर देना। हाँ, तो मान लो कि हमें अपने पेज के ऊपर कुछ एपीआई कॉल्स करनी पड़ रही हैं और उसमें से कुछ एपीआई कॉल्स स्लो हैं, जैसे कि ये एपीआई कॉल 2 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स करती है और ये एपीआई कॉल 3 सेकंड के बाद रिस्पॉन्स करती है। अब जो एपीआईज़ होती हैं उसमें हम नॉर्मल एपीआईज़ में हम उसमें डिले नहीं सेट कर सकते हैं, वो नेटवर्क के अकॉर्डिंग और एपीआई के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा कि कितना स्लो या कितना फास्ट एपीआई है। कितना भी टाइम लग सकता है एक एपीआई को रिस्पॉन्ड करने में, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा एपीआई लिया है जो कि मैनुअली हम कंट्रोल कर सकें ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। तो इसको एक बार हम देखते हैं। अब आप बताइए कि इसमें टोटल कितना टाइम लगेगा? आप गेस करिए और बताइए कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। तो ये एपीआई तो हम मान लेते हैं कि 0 टाइम लगाती है, या इंस्टेंटेनियस है, तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर देगी क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ वेट नहीं लगाया और ये फास्ट एपीआई है। ये एपीआई 2 सेकंड लगाएगी और ये एपीआई 3 सेकंड लगाएगी। तो टोटल 5 सेकंड का वेट रहेगा। एक बार हम अपने पेज के ऊपर आते हैं और नए टैब के ऊपर मैं इसको ओपन करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 1-2 मैंने थोड़ा फ़ास्ट बोल दिया था, ठीक है? तो 5 सेकंड के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है और थोड़ा बहुत रेंडर करने में टाइम लगा होगा, तो 5 साढ़े 5 सेकंड में ये रिस्पॉन्स आ जाता है। अब हमें एक्चुअल में अपने पेज को नहीं ब्लॉक करना चाहिए, किसी भी कंडीशन में, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। कोई ऐसी हमारी सिचुएशन है, ऐसा रिक्वायरमेंट ही है कि हमें यहाँ पर एपीआई कॉल करना पड़ रहा है, तभी हमें यहाँ पर कॉल करना चाहिए। नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जितनी भी एपीआई कॉल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम केवल कंसोल लॉग करवा रहे हैं, मान लो कि हम इसको दिखाते, यहाँ पर मैं डेटा 1 को दिखा देता हूँ।
इधर इससे बाहर मैं दिखाता हूँ। एक डिव ले लेते हैं और डिव के अंदर मैं डेटा 1 डॉट टू स्ट्रिंग या फिर कैसे JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई करते हैं ना, ये तो ऑब्जेक्ट है। मैं स्ट्रिंगिफाई करके मैं इस पूरे JSON को ही दिखा दूंगा। स्ट्रिंगिफाई करके ये दिखा दूंगा, ये हमारा डेटा 1 हो जाएगा और डेटा 2 को भी मैं ऐसे ही दिखा दूंगा। ठीक, तो कंसोल लॉग को अभी हम रिमूव कर सकते हैं। कंसोल लॉग को रिमूव कर दिया, इस कंसोल लॉग को रिमूव कर दिया। अभी हम अगर पेज पे आए तो हमें ये देखो, यहाँ पर रिस्पॉन्स अभी दिखेगा। ये सारा कुछ एपीआई का रिस्पॉन्स भी हमारा अटका पड़ा है और यहाँ पर देखो ये रिस्पॉन्स दिख रहा है। जब सब कुछ लोड हो जाएगा तो हमें अचानक से एक ही बार में दिखेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हर एक एपीआई कॉल के लिए हमें एक एक कंपोनेंट बना देना है। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बना दूंगा। यहाँ पर जैसे इस वाली एपीआई कॉल से हम टू डूज को यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं। ठीक, इस वाली एपीआई कॉल से हम क्या रेंडर करवा रहे हैं, ये दूसरी वाली एपीआई कॉल है, इससे हम ये JSON1 डेटा मतलब JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा 1 ये कर रहे हैं और इस वाले से हम फिर से हम JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई करके ये कर रहे हैं। तो हम 3 अलग अलग कंपोनेंट्स बना सकते हैं। इसका बहुत ही तगड़ा फायदा होगा। देखना आप, यहाँ पर अगर हमें सस्पेंस यूज करना है तो हमें इसको एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। हर एक एपीआई कॉल के लिए अलग अलग हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो जैसे कि टू डू आइटम्स डॉट जेएस, ये एक कंपोनेंट बन जाएगा। यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बना लेंगे टू डू आइटम्स नाम का और इसको हम एसिंक कंपोनेंट बना देंगे क्योंकि इसके अंदर हम एपीआई फेच करेंगे। ये पूरा कोड कट करके मैंने इसको कट कर लिया है और मैं यहाँ पर रख दूंगा। ये हमारा यहाँ पे एपीआई फेच हो जाएगा और जो रेंडर हो रहा है ये हमारा टू डू कंटेनर, इसको मैं कट करके यहाँ पे रख दूंगा। ये ठीक है, ये हमारा टू डू आइटम्स का, ये पूरा आइटम्स का लिस्ट ही शो करेगा। ठीक है, ये टू डू आइटम्स का एक कंपोनेंट बन गया। अब ऐसे ही हम स्लो कंपोनेंट 1s यानी कि 1 सेकेंड के लिए ये स्लो रहेगा। 1 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड है, इसको मैं 2s कर देता हूँ यानी कि 2 सेकेंड। और इसका भी मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ये 2 सेकेंड के लिए स्लो रहेगा और इसके अंदर मैं ये वाली एपीआई कॉल डाल दूंगा। इधर यहाँ पर अवेट देना होगा, एसिंक यहाँ पे देना होगा और इधर मैं ये वाला जो रेंडर हो रहा है इसका रेंडर वाला चीज यहाँ पे मैं रख दूंगा। और डेटा 1 को हम डेटा ही कर सकते हैं सीधा क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ये हो गया है और स्लो रिस्पॉन्स को हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसी को मैं कॉपी करके एक स्लो रिस्पॉन्स 3 बना देता हूँ। ये वाला कंपोनेंट रहेगा, इसको मैं रीनेम करके स्लो रिस्पॉन्स 3s ये कर दूंगा। इसका मैं टाइम चेंज करके 3s कर दूंगा और बाकी सब सही है और कुछ नहीं चेंज करना है। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे। इसको भी, हमारा जो पेज का कोड था वो पूरा खाली हो चुका है, उसमें कोई भी एपीआई कॉल हम नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वो दिखाएंगे अपना, यहाँ पर हम सस्पेंस यूज कर सकते हैं क्योंकि जो सस्पेंस होता है उसके अंदर हम एक कंपोनेंट, एक सर्वर कंपोनेंट जो कि एसिंक अवेट यूज कर रहा हो वो डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना ये कंपोनेंट डालेंगे, कौन सा, टू डू आइटम्स, ये वाला कंपोनेंट। बस एक मिनट, टू डू आइटम्स ये वाला कंपोनेंट डाल देंगे और यहाँ पर लोडिंग के लिए हम फॉल बैक के अंदर हम बस अभी के लिए लोडिंग लिख देते हैं, सिंपल लोडिंग। अभी हम इसका पूरा कंपोनेंट भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है,
ये हमारा टू डू आइटम्स हो गया। अब इसके बाद लोडिंग टू डूज कर देता हूँ, लोडिंग टू डूज, ये यहाँ पर लोडिंग डेटा 1, ठीक, लोडिंग डेटा 1, और यहाँ पर स्लो कंपोनेंट 2s, ये हो जाएगा। और जो 3s वाला कंपोनेंट था इसका नाम हमने 2s ही रखा है, इसका नाम मैं 3s कर देता हूँ, स्लो कंपोनेंट 3s, ठीक। यहाँ पर मैं 3s वाला कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर लूँगा, कंट्रोल स्पेस, ये 3s, ये भी लोड हो जाएगा डेटा 2। अब इससे क्या होगा, अब आप गेस करिए कि इस पेज को लोड होने में टोटल कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड कि 5 सेकेंड? गेस करिए। इस कंपोनेंट को लोड होने में ये जो हमारा पेज है इसके ऊपर टू डूज तुरंत आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था ये स्ट्रीमिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे से कंपोनेंट लोड होता जाएगा वो स्ट्रीम होता जाएगा, ये तुरंत ही लोड हो जाएगा, फिर 2 सेकंड के बाद ये आ जाएगा, फिर 3 सेकंड के बाद ये आ जाएगा। मतलब 3 सेकंड के अंदर सारा पेज हमारा लोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, और हर एक यहाँ पे न्यू लाइन नहीं है, ठीक है, ये सारा लोडिंग इकट्ठा ही दिखा रहा है। और ये देखो, ये आ गया। तो शुरुआत में सारा लोडिंग एक लाइन से दिखा रहा है, फिर यहाँ पे लोडिंग डेटा 1, फिर डेटा 2 यहाँ पे तुरंत आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हमें न्यू लाइन में दिखाना है तो हम यहाँ पे डिव के अंदर अगर दे देते तो न्यू लाइन के अंदर दिखता, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं एक डिव के अंदर दे देता हूँ, ठीक, डिव, और इसको भी मैं दे देता हूँ लोडिंग डेटा 2, ठीक। अब जो भी लोडिंग है वो न्यू लाइन के अंदर दिखेगा। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो देखो, ये लोडिंग टू डूज आया था, फिर ये देखो ये स्ट्रीम होके आ रहा है। यहाँ पर हमारा जो पेज है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है और यूज़र को तुरंत ही डेटा दिख जा रहा है। जो एपीआई फास्ट है वो एपीआई फास्ट काम करेगी, जो एपीआई स्लो है वो एपीआई स्लो काम करेगी। तो बेस्ट तरीका तो यही है। इसी तरह से हमें अपने कंपोनेंट को ब्रेक डाउन कर देना है अलग अलग कंपोनेंट में, ताकि हर एक एपीआई जितना भी फास्ट है, जितना भी स्लो है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स आए और उसी हिसाब से हम डेटा को दिखा दें यहाँ पे। लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें यूआई के अंदर ये बिहेवियर ही नहीं चाहिए, हमें ऐसा दिखाना है कि जब पूरा डेटा आ जाए तभी दिखाना है एक ही साथ। तब हमें सारा कंपोनेंट, सारा एपीआई कॉल यहीं पर करना है, ठीक है। हम ब्रेक डाउन करना ही नहीं चाहते हैं, कोई भी रीज़न है, जिस रीज़न से हम ब्रेक डाउन नहीं करना चाहते हैं, तब सारी एपीआई कॉल्स हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पैरेलल कर सकते हैं। अभी इसके पहले जो था वो सीक्वेंशियल था। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम पैरेलली एपीआई कॉल्स कर सकते हैं। उसके पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जो फॉल बैक है इसके अंदर हम ये वाला लोडिंग डेटा दिखाते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा वो यूआई था ना, अच्छे से दिख रहा था सारा लोडिंग का स्टेट। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मैंने कॉपी कर लिया इस चीज़ को, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर हम चाहें तो एक अलग कंपोनेंट बना के दे सकते हैं, नहीं तो हम इनलाइन भी इस तरह से दे सकते हैं, ठीक। अभी के लिए मैं ऐसे ही कर देता हूँ। तो देखो, ये टू डूज लोडिंग हमें इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि एपीआई जो है वो भी थोड़ा बहुत स्लो होगी, है ना, थोड़ा बहुत स्लो होगी, तो थोड़ा सा लोडिंग हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ टू डूज लोड हो रहे हैं, टू डूज लोड हो गए हैं, अब लोडिंग डेटा 1 है, अब लोडिंग डेटा 2 है, ये इस तरह से लोड हो रहा है। अगर हम इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं किए होते तो क्या होता, सारा मतलब 5 सेकंड या 10 सेकंड जितना भी डिले लगता, पूरा एपीआई का, सभी एपीआईज़ का टोटल टाइम जितना है उतना लगता, और फिर दिक्कत होती। यहाँ पर जब हम इस तरह से ब्रेक डाउन कर देते हैं, अभी तो इस लोडिंग जेएस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो टू डूज़ का कंपोनेंट है, ये टू डूज़ का नहीं, ये हमारा जो मेन टू डूज़ का पेज है, कंपोनेंट भी है, पेज भी है, यहाँ पर हम कुछ ब्लॉकिंग कर ही नहीं रहे हैं। एटलीस्ट ये H1 और ये लोडिंग जो फॉल बैक हमने दिया है,
ये तो तुरंत ही रिस्पॉन्ड कर जाएगा ना, ये तो तुरंत ही दिखने लगेगा। तो इस केस में हमें इस लोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमारा जो एप्लीकेशन है वो अलाउ करता है कि हम इसको ब्रेक डाउन कर सकें, तो हमें हर एक केस में उसको ब्रेक डाउन करके अलग-अलग कंपोनेंट्स में रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि एपीआई कॉल्स पैरेलल होती हैं। यहाँ पर हम पैरेलली एपीआई कॉल्स कर रहे हैं। हमने कोड नहीं लिखा है पैरेलल एपीआई कॉल करने के लिए, हमने बस अलग-अलग कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया इसको। तो यहाँ पर पैरेलली डेटा कॉल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जब इधर ये इसका रिस्पॉन्स जब कंप्लीट हो जाएगा तब इसकी रिक्वेस्ट जाएगी, ऐसा नहीं है। सबके ऊपर तुरंत ही रिक्वेस्ट चली जाती है। जैसे हम पेज को रिलोड करेंगे, तुरंत सबके ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है? और देखो ये आया, इसके 1 सेकंड बाद तुरंत ये भी आ जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा होता कि ये रिक्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये आए, तो इसके आने के 3 सेकंड बाद ही इसको आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे लोडिंग डेटा 1 आता है, उसके तुरंत 1 सेकंड बाद ये डेटा आ जाता है ना? तो यहाँ पर हम जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो पैरेलल डेटा कॉल कर रहे हैं, पैरेलल एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें सस्पेंस यूज़ करना चाहिए और कब हमें लोडिंग फाइल को यूज़ करना चाहिए। अभी इस केस में इसका कोई यूज़ नहीं है, तो हम चाहें डिलीट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा से यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये दिखाऊँगा कि कैसे हम बिना कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किए हुए भी अपने लोडिंग को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, मेकिंग पैरेलल रिक्वेस्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अपने एपीआई को पैरेलली कॉल कर सकते हैं।